बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ इनेक्टेड लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ enacted laws of enacted law। तो डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ enacted law। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इंटरप्रिटेशन के। उन्होंने क्वेश्चन में भी यही बताया कि डिस्कस करने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ enacted law। enacted law वो लॉ है जो कि हमें लेजिस्लेशन के जरिए मिला है, जिसका सोर्स जो है वो लेजिस्लेशन है, वो enacted law है। जो भी असेंबली ने पास करके कानून दिया है उसको इनेक्टेड लॉ कहते हैं। उसकी तशरीह करना जो है वो, उसमें तशरीह करने में कौन से प्रिंसिपल जो है उनको सामने रखना है। आज हम वही प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में है स्टैट्यूट्स हैज टू टेक इफेक्ट। एक कानून जो है उसको कब टेक इफेक्ट होता है? थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट। जब उसको कोर्ट के जरिए इंटरप्रेट किया जाए, उसकी तशरीह करके वाज़ेह कर दिया जाए, एक्सप्लेन किया जाए उसको। तो सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द केस है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कोर्ट है कि उसने जो है जो भी कानून आया है, जो भी इस सोसाइटी के अंदर कानून उन्होंने पेश कर दिया कि जी ये नया कानून है, तो उसको कोर्ट ने ही इंटरप्रेट करके बताना है कि ये बेसिकली कानून जो है क्या है और किस तरह जो है इसको नाफिजुल अमल होना चाहिए। तो ये उसके इम्पोर्टेंट फंक्शन में है, कोर्ट के इम्पोर्टेंट फंक्शन में है कि उसे इंटरप्रिटेशन भी करनी है इनेक्टेड लॉ की, जो कानून बना के नाफिजुल अमल कर दिया गया है। तो इसमें देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो बहुत सारे रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के, स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन के जो है बहुत सारे रूल्स हैं जो आज हम डिस्कस करते हैं। विच कोर्ट्स फॉलो व्हाइल इंटरप्रेटिंग इट। तो वो जो कोर्ट जो है वो फॉलो करती है, वो रूल्स जो इसमें बताए गए हैं वही कोर्ट जो है वो फॉलो करती है। इसके बाद ही वो किसी लॉ को जो है वो उसके अंदर जो है जजमेंट देती है कि हाँ जी ये फैसला जो है इसके मुताबिक ही है। तो इसमें देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो अकॉर्डिंग टू सॉलमन, तो इंटरप्रेटिंग और कंस्ट्रक्शन इज मीन द प्रोसेस। इसका मतलब उन्होंने बताया प्रोसेस बाय विच द कोर्ट, एक प्रोसेस है। मीनिंग में इंटरप्रिटेशन जो है एक प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच एक कोर्ट, जिसके जरिए से कोर्ट जो है seek to ascertain the meaning of legislation। तो उसमें जो है वो बताती है, वजाहत करती है, एक तायुन करती है कि कैसे जो है इस कानून की इंटरप्रिटेशन है, कैसे जो है ये कैसे इसको एक्सप्रेस किया है बनाने वाले ने, जूरिस्ट ने या जिसने ये कानून बनाया है, उसने इसको किस अंदाज से जो है पेश करने की कोशिश की है। तो उसको उस प्रोसेस को कोर्ट ने बताना है। कोर्ट के जरिए से ही पता चलता है कि ये बेसिकली कानून है क्या। तो इसी प्रोसेस का नाम जो है वो इंटरप्रिटेशन है। तो इसमें आप देखते हैं रूल्स, मीनिंग के बाद है रूल्स। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो ये ही रूल्स ही है इंटरप्रिटेशन के लिए। ये रूल्स क्या हैं? तो देखते हैं रूल्स, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो उसमें पहला है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन
तो in grammatical interpretation only the verbal expression of law is taken into consideration. जो verbal expression of law है, जो ज़बानी जो कानून के expressions हैं, उनको consideration में लिया जाता है, और कोड जो है do not beyond the litera legis, तो उससे बाहर कोड जो है कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ उसको grammatically जो है इंटरप्रेट करती है। तो ये इसका पहला रूल है कि ग्रामेटिकली जो है उस वर्ड से, उसके मीनिंग से वो बाहर नहीं जाती, उसको ग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती है कि इसका जो जुरिस ने ये जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे, उसका ग्रामेटिकली क्या मीनिंग है और वो क्या कहना चाहता है। किसी जगह पे शैल इस्तेमाल हुआ होता है तो इसका मतलब है उसने जोर दिया है कि ये वाकई होना चाहिए, तो इस पे कोई भी किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। किसी पे मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, किसी पे विल भी फाइन होता है। तो इस तरह के वो उन्होंने जुमलों से जो है इन्होंने बताना है ग्रामेटिकली कि कैसे जो है कानून में जुरिस क्या कहना चाहता है, जुरिस जो है किस तरह का कानून उसने पेश किया है। इसके बाद इसी के अंदर ही उन्होंने बताया कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इफ द वर्ड ऑफ स्टैट्यूट आर देमसेल्फ प्रिसाइज, तो इसमें बताया गया है कि जो स्टैट्यूट्स के अंदर जो वर्ड्स हैं वो प्रिसाइज हैं, अनएम्बिगुअस हैं, शकूक व शुबहात से बाहर हैं, then the word themselves alone can best declare, तो वो वर्ड खुद ही जो है अच्छा डिक्लेयर है इंटेंशन ऑफ लॉ गिवन कोई की इंटेंशन के लिए वो बेस्ट डिक्लेयर किया गया है अगर उसमें कोई शकूक व शुबहात नहीं है और उसमें जामे तरीके से जो है प्रिसाइज तरीके से जो अगर बयान किया गया तो उसमें ज़रूरत नहीं है उनको उससे बाहर उसको जो है मज़ीद एक्सप्लेन करने की जिसमें कोई शकूक व शुबहात नहीं है। लेकिन आगे जो डिफेक्ट्स बताए गए हैं, डिफेक्ट्स जिनकी वजह से ग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कौन से डिफेक्ट्स हैं, इसके अंदर ही डिफेक्ट्स भी बता दिए गए हैं जिनके ऊपर ग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन होनी है। तो कौन से डिफेक्ट है, उसमें सबसे पहला उन्होंने बताया प्रोफेसर सॉलमन रेफर्स 3 लॉजिकल डिफेक्ट्स, उसने 3 लॉजिकल डिफेक्ट्स बताए हैं बाय विच ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में भी इफेक्टेड, जिस अगर ये 3 ग्रामेटिक लॉजिकल डिफेक्ट आते हैं तो ये जो है इफेक्टिव होता है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है ये इफेक्टिव होती है। उसमें पहला क्या है, तो उन्होंने पहला बताया लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट में भी एम्बिगुअस, तो शकूक व शुबहात पर मुश्तमिल हो अगर लैंग्वेज तो फिर ही ग्रामेटिकल रूल जो है, ये जो फर्स्ट रूल है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, तो वो लागू होगा। अगर उसकी ज़बान जो है अगर लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट जो है वो एम्बिगुअस हो सकती है तो इस जगह पे ये ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो वहाँ पे आएगी। इसके बाद नंबर 2 पे है जो दूसरा डिफेक्ट बताया उन्होंने, वो ये बताया लैंग्वेज में बी इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, तो लैंग्वेज के अंदर एक दूसरे का तजाद पैदा हो गया है, एक वर्ड कुछ और कह रहा है दूसरा वर्ड जो है उसके अपोजिट कह रहा है, इनकंसिस्टेंट आ रहा है, कोई तजाद आ रहा है, एंड देयरबाय डिस्ट्रॉय एंड नलिफाई देयर मीनिंग, और वो इसकी वजह से उनके मीनिंग जो है वो खत्म हो रहा है। तो इस बेस पे भी ग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन जो है वो जरूरी है कि ग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन वहाँ पे लाई जाएगी जहाँ पे कोई तजाद पैदा हो गया है वर्ड्स के अंदर। इसके बाद जो तीसरा डिफेक्ट उन्होंने बताया है वो बताया लॉ में भी इनकम्प्लीट, अगर जहाँ पे इनकम्प्लीट होगा कानून को जो है उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे जो है मुकम्मल उसको कानून ने मुकम्मल तौर पे इसको बयान नहीं किया है, तो वहाँ पे भी ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो पॉसिबल होगी। तो इसके बाद गोल्डन रूल है, नंबर 2 जो रूल है वो है गोल्डन रूल। तो पहला था ग्रामेटिकल रूल, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, दूसरा है गोल्डन रूल। तो द लिटरल इंटरप्रिटेशन is a means to ascertain the general purpose of the statute or ratio legis. In difficult cases the code may go beyond the word, जहाँ पे कोड जो है beyond the word जाएगी, उस वर्ड से बाहर निकल के अपना जो है beyond the words of the statute and take help from other sources, और दूसरे सोर्सेज से जो है वो हेल्प लेगी, तो वो रूल जो है वो रूल कहलाएगा गोल्डन रूल, जहाँ पे वो
उस स्टैट्यूट के वर्ड से बाहर चली जाती है। ग्रामेटिकली में उन्होंने कहा था उसी वर्ड के अंदर रहना है। और दूसरा गोल्डन रूल में है जब कोड जो है उस वर्ड से बाहर चली जाती है, बियॉन्ड किसी और वर्ड्स का या किसी और जो है लॉ का सहारा लेती है, अदर सोर्सेज, तो वहां पे यही रूल अप्लाई होता है, गोल्डन रूल कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे है मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल, तो मिसचीफ रूल, it is maintained that when the true intention of legislature cannot be determined by the language of the statute in question, तो अगर वो नहीं हो रहा, उसका तायुन नहीं हो रहा, कैन नॉट बी डिटरमिन, जो प्रॉपर इंटेंशन थी लॉ की वो डिटरमिन नहीं हो रही लैंग्वेज की, और स्टैट्यूट के अंदर एक क्वेश्चन बन गई, तो द जजेस मे टुक एट द लॉ बिफोर द एक्ट, तो वो जो है वो उस कानून को लेते हैं जो इससे पहले कहा है कि उसमें क्या कहा गया था, एंड मिसचीफ इन लॉ व्हिच द स्टैट्यूट वर इंटेंडेड टू रेमेडी, तो उसमें देखा जाता है कि उस कानून ने अगर कोई गलती हो गई है तो उससे क्या उसकी रेमेडी दी है, कि उसको कैसे दुरुस्त करना है, तो उसको देखा जाता है, जिसकी बेस पे ये मिसचीफ रूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर कोई पीछे कोई बताया गया कि हाँ जी इस अगर कोई गलती है इस वर्डिंग के अंदर, तो उसको इस तरीके से दुरुस्त करके पढ़ा जाए, तो उसको भी देखना पड़ता है, जिसको मिसचीफ रूल का नाम दिया है। तो द एक्ट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच अ मैनर एज टू सप्रेस द मिसचीफ, तो इस तरीके से जो है उन्होंने उसको बनाना है, इस मैनर में बनाना है कि उस गलती को दबा दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, और एडवांस रेमेडी और उसके हिसाब से जो है उस वर्ड को लाया जाए जिस जगह पे वो फिट आना चाहिए। तो ये भी इंटरप्रिटेशन का रूल है, मिसचीफ रूल, जहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है तो उसके पिछले कानून में जाके देखना है कि वहाँ पे जो है क्या चीज़ें जो है इसकी रेमेडी में थी, कि अगर कोई गलती हो जाती है तो इस चीज़ को जो है आगे लेके आना है। तो ये एक मिसचीफ रूल है, उसमें जो है स्ट्रेस कर दिया जाता है, कोर्ट जो है उसको दबा देती है, ज़ाया कर डिस्ट्रॉय कर देती है उस वर्ड को अपनी एक्सप्लेनेशन में, इंटरप्रिटेशन में, और उसके जो है पीछे बैक वाले लॉ को देखती है और उसके हिसाब से उसकी तशरीह करती है और फैसला करती है। तो ये उसका मिसचीफ रूल है। नंबर 3 पे है लॉजिकल, नंबर 4 है ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो इन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स आर अलाउड टू डिपार्ट फ्रॉम द लेटर ऑफ द लॉ, तो इसमें है मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का भी उनको जो है इख्तियार मिल जाता है। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में कोर्ट आर अलाउड टू डिपार्ट फ्रॉम द लेटर ऑफ द लॉ एंड ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो एक ट्रू इंटेंशन जो है लेजिस्लेचर्स की, उसको तलाश करने की कोशिश करनी है इस रूल में, जो नेक्स्ट रूल है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, कि यहाँ पे लॉजिक क्या कहती है, किस तरह से जो है इसको दुरुस्त करना है। ये भी कोर्ट के ऊपर जो डिपेंड करता है, उन्होंने उस लॉजिक को समझना है, उसके ऊपर जो है बताना है कि जी यहाँ पे ये लॉजिक जो है वो काम कर सकती है। तो ये इसका चौथा था लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इट ओनली अप्लाइज, अच्छा वो उन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाई है कि ये उस वक्त लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आएगी जब व्हेन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज नॉट पॉसिबल, जब हम ऊपर वाली जो रूल्स है वो मुमकिन नहीं है, ग्रामेटिकल जो है वो इंटरप्रिटेशन मुमकिन नहीं है, तो फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना है। इसके बाद है नंबर 5 पे स्ट्रिक्ट एंड इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन। तो स्ट्रिक्ट and equitable interpretation when two possible meanings could be given, जब दो मुमकिन मीनिंग्स जो है वो दिए गए हो कानून के अंदर, because of its ambiguity, इसके कुछ ambiguity के वजह से दो मीनिंग्स दिए गए, two possible meanings सामने आ रहे हैं, and the adoption of a meaning which is more obvious, तो इनमें से जो दुरुस्त नजर आएगा विद पॉपुलर यूज ऑफ लैंग्वेज, जो ज्यादा पॉपुलर होगा वर्ड वही इस्तेमाल होगा इंटरप्रिटेशन में। तो इस स्ट्रिक्ट और इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन में उन्होंने ये कहा है कि ये उस वक्त होगी जब दो पॉसिबल मीनिंग जो है वो कोर्ट के सामने आएंगे, दो चीज़ें जो है सामने आएंगी कि यार ये भी उसका मीनिंग दे रही है, ये भी मीनिंग दे रही है, उसमें से
वही वर्ड ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा। दूसरी अदालतों में भी, दूसरे कानून में भी जो है वो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो उसी को ही जिसके ऊपर उनको मुकम्मल तौर पर यकीन होगा कि यही करेक्ट बनता है, उसको ही चूज करेंगे। तो इस इंटरप्रिटेशन में जो है, स्ट्रिक्ट एंड इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन में कोर्ट ने देखना है कि जो चीज उनको अच्छी लग रही है वही उठानी है और दूसरी को जो है वो ज़ाया कर देना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे इख्तिताम करते हैं। कल जो है बाकी जो है हम देखेंगे।